हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज कास्ट सेंसस के बारे में। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला इस समय ऑलरेडी पूरे देश में गरमाया हुआ है। इसी बीच बिहार सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया और उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा एक रेजोल्यूशन वहां पास किया गया। हालांकि देखा जाए तो ये रेजोल्यूशन एक सिंबॉलिक तरीके से है। केंद्र सरकार इसको माने या ना माने, ये केंद्र सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। नाउ देखते हैं मामला क्या है। और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करेंगे, कास्ट सेंसस हमारे देश में क्यों होना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस होगी। इसलिए वीडियो को कोशिश करेगा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। देखिए, बिहार में एज ऑफ नाउ जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और उनकी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हालांकि बिहार में उनकी जो सरकार बनी हुई है, उनके संबंध कितने मधुर हैं ये शायद बिहार के लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया। उन्होंने कहा कास्ट सेंसस हमारे पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा एक रेजोल्यूशन बिहार सरकार ने प्रपोज किया। हालांकि बिहार असेंबली में पास कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मानेगी या नहीं मानेगी, यही एक कंसर्न है। नाउ एज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत सरकार जो सेंसस कराती है, आपको पता होना चाहिए हर 10 साल में एक सेंसस होता है। और पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, तो अगला सेंसस कब हो रहा है? 2021 में। ये ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है। ये कैसे होगा इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो जब भी सेंसस होता है तो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो डेटा है, इसको जरूर प्रोसेस किया जाता है। चूंकि देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की यदि हम बात करें तो यहां पे जो रिजर्वेशन आरक्षण जो दिया गया है, ये रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। वहां पे इंदिरा साहनी जैसे जजमेंट जो है वो वहां पर रिलेवेंस नहीं रखते, क्योंकि 50% की जो कैप इंदिरा साहनी केस में लगाई गई है, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में कोई वैलिड नहीं है। इंदिरा साहनी केस जो है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के मामले में है, एससी एसटी मामले में नहीं है। तो हमारे देश में यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ओबीसी का कभी भी कास्ट सेंसस नहीं कराती है। नाउ इसके चलते इस समय डिमांड हो रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, वहां पर ये पता चलना चाहिए कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। उसके चलते जो पॉलिसीज हैं उसके फॉर्मुलेशन में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। नाउ देखा जाए तो हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए, उसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है, उसको आप जरूर सुनेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हाउ हैव कास्ट डिटेल्स बीन कलेक्टेड सो फार, अभी तक कैसे कलेक्ट किया था। देखिए, यहां पे अभी एज ऑफ नाउ एससी एसटी जो कम्युनिटीज हैं इनका डिटेल कलेक्ट किया आता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें जो मेन मेथड होती है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से किया आता है। बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करें तो जो बैकवर्ड क्लास कमीशन केंद्र वाला नहीं बल्कि राज्यों के जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, वो अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से कुछ पॉपुलेशन सेंसस कराते हैं, अपने हिसाब से काउंटिंग करते हैं। मतलब वो काउंटिंग जो है बहुत इतनी जेन्युइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से कुछ काउंटिंग करवाते हैं। नाउ देखा जाए तो ये जो सेंसस है उसमें किस तरह के कास्ट डेटा पब्लिश होते आए हैं। यदि बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की बात करें 1951 से लेकर 2011 तक, तो यहां पे याद रखिएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा जरूर पब्लिश किया आता है, लेकिन यहां पर उनके अलावा किसी भी और कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया था। लेकिन इससे ठीक उलट यदि 1931 के सेंसस की बात करें या उसके पहले के सेंसस की बात करें तो उस समय कास्ट के डेटा कलेक्ट किए जाते थे। मतलब 1931 के पहले के जो सेंसस थे उस समय कास्ट का डेटा कलेक्ट किया था और उसके हिसाब से बेसिकली देखा जाए तो आपको याद होगा 1931 के सेंसस के पहले बेसिकली दैट इज द बेसिस फॉर रिजर्वेशन एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं जो मामला है ये पहले कास्ट का डेटा दिया था, लेकिन अब जो है कास्ट का डेटा नहीं दिया था। तो ये एक कंसर्न क्रिएट होता है। केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही सेंसस कराया जाता है, लेकिन बाकी अदर बैकवर्ड क्लास है या बाकी जो कास्ट है, देखिए अदर बैकवर्ड क्लास ही नहीं बल्कि बाकी जो कास्ट है उनका भी सेंसस आप करा सकते हैं। पता चलेगा बेसिकली किसका कितना पॉपुलेशन है और किसका कितना प्रतिशत है। नाउ डिस्कस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कराया गया था। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया, जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही सेंसस कराए गए। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, उसमें दो कंपोनेंट थे। तो एक कंपोनेंट में तो यह था कि ग्रामीण और शहरी आबादी जो है उसका पूरा का पूरा सेंसस कराया गया, और दूसरा जो है यहां पर साथ में कास्ट डेटा का भी सेंसस कराया गया था। लेकिन उस डेटा को रिलीज आज तक नहीं किया गया। यदि उस डेटा को रिलीज कर दिया जाए तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ओबीसी की आबादी हमारे देश में कितना है। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पॉपुलेशन बताता है, वो सारा डेटा बताता है कि किस कास्ट का कितना पॉपुलेशन है, उसका प्रतिनिधित्व कितना है। प्रतिनिधित्व क्या होता है समझिएगा।
देखिए एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि देखो ओबीसी का प्रधानमंत्री बन गया, ओबीसी का सीएम बन गया तो बेसिकली प्रतिनिधित्व मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल पे उसको कितना इंप्लीमेंट कर दिया गया। देखिए वोट लेने के लिए सिंबॉलिक तरीके से पीएम और सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, वो सिंबॉलिक तरीके से होते हैं, लेकिन बेसिकली जब ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट यदि आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप हमारे देश में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएं और वहां पर यदि आप अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज का यदि सेंसस करें तो आपको पता चलेगा किस कम्युनिटी से कितने एचओडी ज्यादा हैं। वहां पर यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनके एचओडीज की संख्या देखेंगे कितने एचओडी जो हैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मिलेंगे। और ऐसा ही नहीं, हमारे देश में यदि हम बात करें किसी भी डिपार्टमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है वो एक सेक्रेटरी के द्वारा बनाए गए प्लान को फॉलो करता है एक मिनिस्टर। मतलब बेसिकली सारा खाका तैयार करने का काम जो है सेक्रेटरी करता है और उसको साइन करने का काम मिनिस्टर करता है। मिनिस्टर को थोड़ा बहुत समझा दिया जाता है, मिनिस्टर इतने होशियार नहीं होते कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज प्लान कर पाए। जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जो सेक्रेटरी की पोस्ट बैठा होता है वो बेसिकली वहां पे चीजों को प्लान करता है। नाउ यदि हम डिस्कस करें कि हमारे देश में जो किसी भी राज्य की बात करें तो वहां पे जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी का वहां पे कितना प्रतिशत है, तो ये भी आपको हैरान कर देगा। ना यहां पे बहुत सारे लोग जो है मेरे को जातिवादी बोल सकते हैं, हो सकता है आपके माइंड में ऐसा हो, लेकिन कमाल की बात है एक ऐसा इंसान मुझे जातिवादी बोलता है जो खुद घोर जातिवादी है, और जब कोई इंसान उससे न्याय की गुहार करता है तो उसे आप जातिवादी बोलने लग जाते हो। कहीं ना कहीं ये काफी शर्मनाक बात है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसी यूनिवर्सिटीज में यदि आप वाइस चांसलर की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है, यदि हमारे देश की सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की यदि हम एक सेंसस करा लें कि कौन कितनी किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वहां पर भी एससी और एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो आपको काफी हैरान कर देगा। काफी निग्लेजिबल प्रतिनिधित्व मिलेगा आपको। इवनली इतना ही नहीं, यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहां पे जो डीओ होते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यदि डीओ की बात करें और आप ये सेंसस करा लें कि डीओ हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ 52 जिले हैं, हर एक जिले में जो डीओ बैठते हैं वहां पर यदि कास्ट सेंसस करा लिया जाए कि यहां पर किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर लोग इस तरह से जवाब देंगे कि नहीं डीओ की पोस्ट है, एचओडी की पोस्ट है, वाइस चांसलर पोस्ट है, ये पॉलिटिकल पोस्ट है, इसलिए यहां पर बेसिकली इस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप सीएम की पोस्ट एक सिंबॉलिक तरीके से यदि आप बना सकते हैं ओबीसी को, तो क्यों नहीं आप एक पॉलिटिकल पोस्ट, जब सीएम ही बैठा हुआ है ओबीसी कम्युनिटीज का, तो वहां पे जो डीओ हैं, वहां पे जो एचओडीज हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वो क्यों बैकवर्ड कम्युनिटीज के नहीं हो सकते? ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। ना ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, यहां पे पूछा गया सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में जो कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंस है। तो सेंसस की बात करें यहां पर इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बताता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें ये बेनिफिशरीज बताता है, मतलब जो स्टेट है। मान लीजिए सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं कि यदि मान लीजिए सपोज करिए कास्ट सेंसस ने बताया कि मान लो एससी की आबादी हमारे राज्य में मध्य प्रदेश की बात करें 16% है, एसटी की आबादी मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में 21% है, या ओबीसी की आबादी मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में 50% है, 51% है। नाउ ये पॉपुलेशन मान लो है। नाउ अभी क्वेश्चन बनता है, कास्ट सेंसस तो ये बता देगा कि बेसिकली इतना इसकी आबादी है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये एक बहुत ही शानदार टूल है। ये बताता है कि किसका कितना प्रतिशत है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज है, हमारे मध्य देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कितने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से कितने % है। हमारे यहां जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, हमारे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट से कितने परमानेंट प्रोफेसर हैं, वहां पे कितने शेड्यूल्ड कास्ट से कितने एचओडी हैं। मान लीजिए सपोज करिए पूरे राज्य में 1000 एचओडी हैं, तो उसमें कितने एचओडी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या कितने वाइस चांसलर जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं। ये डेटा देता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलता है कि आपने जो पॉलिसी चलाई है वो फेलियर है कि नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है कि नहीं है, इसका ग्राउंड रिपोर्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बताता है। देखिए हम हालांकि किसी के ऊपर इस तरह से चार्जेस नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन आमतौर पर जो कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सो कॉल्ड इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करने का जो एटीट्यूड होता है उनके अंदर इनबिल्ट होता है। हो सकता है वो इंसान खुद घोर जातिवादी हो, लेकिन सामने वाले को जब वो न्याय मांगता है तो उसको जातिवादी कहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज से कुछ साल पहले एक कॉलेज है यहां पर इंदौर में, एसजीएसआईटीएस इंदौर,
सुनिए बड़े ध्यान से, एसजी आईटीएस इंदौर एक कॉलेज है, यहां पर इंटरव्यूज हुए। यहां पर बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिलअप करना था। जब वहां पे वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए गए, कोई भी रिटर्न बेसिकली इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए गए, दैट्स फाइन। नाउ इंटरव्यूज जब ऑर्गेनाइज किए गए तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर हर एक कम्युनिटी के लोग प्रेजेंट हुए। शेड्यूल ट्राइब की वहां पे 2 वैकेंसीज थी। अब देखिए यहां पे शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट यहां पे अपीयर हुए, लेकिन इंटरव्यूज के बाद में देखिए, इंटरव्यूज तो वैसे ही बड़ा झोल लगता है, क्योंकि इंटरव्यूज में किसी से क्वेश्चन पूछ लिया सकता है कि भैया बताओ आपका नाम क्या है, अच्छा आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, ऐसे करके भी कुछ लोगों का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। और कुछ लोगों से भी इंटरव्यू पूछा सकता है, बताओ आपके सिर में कितने बाल हैं, आप बताओ, ये बताओ कि मतलब आपके घर में जो बैक्टीरिया है वो कितने बैक्टीरिया हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यूज में डिस्क्रिमिनेशन कई बार देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए हमारे इस राज्य सरकारों ने एक प्लान किया था, जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं उसके नीचे जो होते हैं, यहां पर कोई इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएंगे, यहां पर रिटर्न दो, आप सिलेक्शन ले लो। लेकिन यहां पे जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए यहां पर इंटरव्यूज हुए, तो यहां पे शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट्स आए, उन सभी कैंडिडेट्स को यहां पर जो इंटरव्यू पैनल था उसने रिजेक्ट कर दिया और यह बोल दिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। नाउ यदि एसजीएसआईटीएस इंदौर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, तो आपको लगता होगा कि वो कैंडिडेट जो है वो ऐसे ही कहीं से एमटेक करके आ गए होंगे और ऐसे ही कहीं बैठे रहे होंगे, खाली बैठे रहे होंगे, इसलिए उनको नहीं लिया। नहीं, वो जो कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर करने गए थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी एल विश्वविद्यालय, जो कि उससे बड़ी रैंकिंग यूनिवर्सिटी रखती है, जिसमें आईआईटी नाम का एक डिपार्टमेंट है, वहां पर वो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में फैकल्टी ऑलरेडी थे। और इसके बावजूद भी एसजीएसआईटीएस ने उन फैकल्टीज को रिक्रूट नहीं किया। इंटरव्यू पैनल में कौन लोग थे, यदि उनका कास्ट सेंसस करा लिया जाए तो आपको उनकी जातिवादी मानसिकता जो है उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये पार्शियलिटीज होती है, ये बहुत ही हाई लेवल पे भी है, लो लेवल पे भी है। यदि आप हाई लेवल की बात करें तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जज जो हैं वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नारे लगाते मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी का क्या प्रतिनिधित्व है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1980 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज ओबीसी या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से था ही नहीं। एवरली आज तक मतलब आज चल रहा है 2021, आज तक आजादी के इतने साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज शेड्यूल ट्राइब से है ही नहीं। तो यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो सो कॉल्ड कई बार ऐसा होता है कि वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नारे लगाते हैं, इवनली वहां पर भी देखा जाए तो रिजर्वेशन तो छोड़िए, वहां पर भी देखा है तो न्याय जो होना चाहिए, उतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ जो न्याय होना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल शून्य नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई थी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सो कॉल्ड बहुत सारे जातिवादी होते हैं, घोर जातिवादी होते हैं, वो उनसे जब कोई इंसान जब वहां पे बात करता है कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उसको न्याय की मांग करता है, तो वहां पे उसको उल्टा जातिवादी बोलने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि हम खुद गलत हों और सामने वाले को फिर जब सामने वाला सही होने की डिमांड करे तो आप उसको गलत कहने लग जाओ। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसलिए हमारे देश में होना चाहिए और इसके चलते पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन सी कम्युनिटीज का पॉपुलेशन कितना है, उस कम्युनिटीज को हमारे देश में अलग अलग लेवल पे कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। हर एक लेवल की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे वाइस चांसलर कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कितने हैं, या जितना भी है सारा का सारा ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट होना चाहिए। तब जाके पता चलेगा कि हमारे देश में जो कास्ट किसी का प्रतिनिधित्व कितना है, वो तब जाके पता चल पाएगा ना। यहां पे लोग बोलते हैं कि आप जो हैं जातिवादी जो मानसिकता है उसको प्रलोभन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए इसका मैं एक जवाब देना चाहता हूं। हमारे देश में आज से कई साल पहले जो वैदिक काल था, वैदिक काल यदि आप पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, इतिहास के पन्नों में यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऋग्वैदिक काल, हड़प्पन सभ्यता के बाद आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में यदि आप देखेंगे तो वहां पे जो वर्ण सिस्टम लाया गया था, वहां पे वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 वर्ण बनाए गए और इसमें बेसिकली उस समय थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। मतलब बेसिकली वर्ण जो है, एक इंसान एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शिफ्ट कर सकता था। वर्ण सिस्टम का जो पालन है वो कठोरता से नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में उसको कठोर बना दिया गया। मतलब जो जिस वर्ण से बिलोंग करता है वो उसी वर्ण में रहेगा, अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता। और वो प्रथा आज तक चली आ रही है। और कमाल की बात है, आपने कभी भी
ब्राह्मण को शूद्र होते हुए आज नहीं देखा होगा, ना किसी शूद्र को ब्राह्मण होते देखा होगा। आई एम श्योर ये चीज तो आपने पक्का देखा होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है इस समय भी। चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, पहले कर्म के हिसाब से वर्ण बनते थे, लेकिन आज जो है वर्ण के हिसाब से वर्ण बनते हैं, मतलब वो वर्ण रिजिड हो चुके हैं। यदि आप यहां पे देखें तो क्या आप कह सकते हैं कि जातिवादी वो इंसान है जो अपना न्याय मांग रहा है, अपना रिप्रेजेंटेशन की गुहार कर रहा है, वो इंसान जातिवादी है? या जो इंसान सब कुछ दबाकर बैठा हुआ है, जो लोगों के साथ खुलेआम इनजस्टिस कर रहा है, खुलेआम अन्याय कर रहा है, और अन्याय देखा जाए तो ये बिल्कुल पब्लिकली दिख भी रहा है, तब भी वो इंसान जो है वो मुंह में जो भी आता है बोलता है। एनीवे, यदि हम बात करें कास्ट सेंसस का क्या प्रॉस है, क्या इसका बेनिफिट है, तो यहां पे ये डेफिनेटली इससे बात सही है कि इससे एक आइडिया मिल जाएगी किस कास्ट का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसको लाने में आपको आसानी होगी। हाँ, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए सपोज करिए कास्ट सेंसस रिलीज किया जाएगा तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हार्ट बर्न हो जाएंगे, मतलब वो कहेंगे कि साहब आपने तो हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अब देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया कंसर्न लिखा हुआ है। कंसर्न लोग बोलते हैं कि लोग जो है आग बबूले हो जाएंगे। देखिए, आमतौर पर कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं जिनके अंदर काबिलियत ही नहीं, वो कैसे बनेंगे। मैं आपको एक फैमिली का एग्जांपल देता हूं। एक फैमिली है, इसमें मान लीजिए 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, इसमें से 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। हालांकि हमारी फैमिलीज आजकल ऐसी हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बट एनीवे बहुत सारी फैमिलीज हमारे यहां ऐसे ही मिलते हैं। नाउ अब आपके सामने हो सकता है कि यहां पर क्या होता है, कई बार पेरेंट्स, हमारे यहां की पेरेंट्स की मेंटलिटी कैसी है, मैं जनरल मेंटलिटी बता रहा हूं, तो हो सकता है इनका बॉयज के प्रति ज्यादा उदार होते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बेटे जो होते हैं, वो वंश को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो वंश के अधिकारी होते हैं। क्योंकि हमारा समाज थोड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी बना हुआ है। हालांकि अकॉर्डिंग टू लॉ गर्ल्स को भी यहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, गर्ल्स को भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा समाज जो थोड़ा पैट्रियार्कल है, बहुत ही कम ऐसे मौके देखने के लिए मिलते हैं जहां पे गर्ल्स जो है अपने घर में जाती हैं, अपने मायके जाती हैं और वहां पर अपने प्रतिनिधित्व की डिमांड करती हैं। दैट्स वेरी थिंग। नाउ अब यहां पे पेरेंट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उनके 2 बच्चे हैं, इन बच्चों को एजुकेशन के लिए, मान लीजिए गांव में रहते हैं तो एजुकेशन के लिए शहर में भेजेंगे। हो सकता है नीट या जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा भेजें, मतलब अच्छे खासे पैसे खर्च करें। हो सकता है वो बच्चा फिर भी गधा हो तो उसको फिर डोनेशन की सीट में जाके एडमिशन भी दिलाएंगे, वो वहां से इंजीनियरिंग या मेडिकल डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद में हो सकता है उसकी हालत थोड़ी अच्छी हो जाए, पढ़ने में हो सकता है उसका मन लगने लग जाए, और एक टाइम के बाद में वो इंजीनियर डॉक्टर बन के वापस अपने घर में आएगा। तो मान लीजिए एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। बेटियों की बात कर लेते हैं आइए, क्योंकि ये भी बात करना चाहिए। बेटियों के मामले में यहां पे पेरेंट्स का बड़ा ढुलमुल रवैया होता है। यदि बेटियां बहुत प्रेशर करें तो अलग बात है, कोई डिसीजन ले ले, लेकिन अपने से पेरेंट्स बहुत कम डिसीजन लेते हैं। तो गर्ल्स के मामले में ये कह देंगे चलो ठीक है, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो यहां पर तुम्हें ऐसा करते हैं, यहीं पे जो लोकल जो यहां पे स्कूल है उसमें एडमिशन दिलाते हैं। अब मान लीजिए वो 11-12 पढ़ रही है, अब उसका कोई पार्ट, कोई सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत होता नहीं। जहां तक की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, वहां प्रॉपर टीचर भी अवेलेबल नहीं है, इसके चलते उसका बेसिक कमजोर हो गया। अब उसको लगता है कि नहीं नहीं, हम बीएससी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर जब बेसिक आपका कमजोर आता है तो आपके अंदर ऐसी मानसिकता पैदा हो सकती है। तो फिर उसको बोलेंगे चलो ठीक है, यहीं पे गांव के बगल में एक कॉलेज है, वहां पर तुम्हें एडमिशन दिलाते हैं बीए में, वो बीए कर लेगी। अब देखिए, ये लड़की बीए कर चुकी है और इसके जो 2 भाई हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनके जब घर में आएंगे तो उनके स्टेटस में डिफरेंस क्या होगा। ये डॉक्टर इंजीनियर जो बेटे हैं, इनको पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के तारे हैं और ये पढ़ने में काफी होशियार थे, आज देखो डॉक्टर इंजीनियर है। बेटी पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार नहीं थी तो उसको बीए करा दिया, उसके ऊपर एहसान कर दिया। यदि इस चीज का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करा दिया जाए कि आपने किस बच्चे पे कितने पैसे खर्च किए हैं, तो यहां पर पेरेंट्स की जो मानसिकता है उसको बिल्कुल, उसका कह सकते हैं ना, पोस्टमार्टम कर देगा। उसको बिल्कुल दुनिया के सामने दिखा देगा कि बेसिकली आपकी मानसिकता कितनी घृणित थी कि आपने बेटों के साथ में तो वो काबिल नहीं थे, तब भी आपने उनको जबरदस्ती उनको पुश किया और उनको उस लेवल तक पहुंचाया, लेकिन बेटियों को काबिल बनाने के लिए आपने उतने प्रयास ही नहीं किए। और ये हमारे समाज की वर्तमान समय में, ये हमारे समाज की एक दर्दनाक सच्चाई है। जो भी आप हमारे समाज में बैकवर्ड कम्युनिटीज को देखते हैं,
उस समाज का जब कोई इंसान जो है जब न्याय की गुहार करता है तो उसको बहुत सारे लोग जो है कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं उसको जातिवादी बोले लग जाते हैं, लेकिन उन्हें यह चीज दिखाई नहीं देती होती है कि न्याय कैसे किया जाता है, क्या ग्राउंड लेवल पे न्याय प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेड है, ये उन्हें समझ नहीं आता। एनीवे, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को, यार दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक, और मैं चाहता हूं कि ये जो बात है ये मैं तो चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमारे जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबकी कान तक पहुंचे, जिससे एटलीस्ट उनको पता चल पाए बेसिकली ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है। तो मैं डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करता हूं, मुलाकात करता हूं आप लोगों से फिर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।